हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आज जो एग्ज़ाम है तृतीय सेमेस्टर का तृतीय पेपर विज्ञान साइंस, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर मतलब 2024 का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का तीसरा पेपर जो 25 नंबर का होने वाला है, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। टोटल 25 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें से 12 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप 12 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम शुरू करते हैं यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का तीसरा पेपर विज्ञान। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न, जो 1 नंबर का होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, कुकिंग खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन 1 है मेथेन, ऑप्शन 2 है एथिलीन, ऑप्शन 3 है एथेन और ऑप्शन 4 है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ब्यूटेन। खाना पकाने वाली गैस मतलब एलपीजी। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें होती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है ठोस में, ऑप्शन 2 है द्रव में, ऑप्शन 3 है गैस में, ये ऑप्शन 4 निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ठोस में। ऑप्शन 1 ठोस में इसका सही आंसर है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगे अधिक तेजी से यात्रा कर पाती हैं। ठोस, अब जाहिर सी बात है, किसी ठोस वस्तु पे ठोस चीज़ों से ऐसे प्रहार करोगे तो आवाज़ तेज़ ही आएगी। ठीक है, पानी में करोगे तो उतनी तेज़ नहीं आएगी, गैस में नहीं आएगी, ना कि निर्वात में। तो ठोस में आएगी। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक है, 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतीय वैज्ञानिक है? ऑप्शन 1 है एडिसन, ऑप्शन 2 है मैडम क्यूरी और ऑप्शन 3 है सीवी रमन, ऑप्शन 4 है गैलीलियो। तो जो समझदार लोग हैं वो तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है भारतीय नाम कौन सा है। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन से? तो इसका सही आंसर, सही पहचाने है ऑप्शन 3 सीवी रमन। सर चंद्रशेखर वेकेंट रमन, जिनका पूरा नाम है, सीवी रमन का नाम है सर चंद्रशेखर वेकेंट रमन, एक भारतीय विज्ञानी थे, जिन्हें प्रकाश के प्राकिरण पर उनके कार्य के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। एडिसन, मैडम क्यूरी और गैलीलियो भारतीय वैज्ञानिक नहीं हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन, सर चंद्रशेखर वेकेंट रमन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ऑप्शन 1 है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन 2 है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 3 है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन 4 है अधिवृक्क ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधिवृक्क और प्रजनन के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो इस पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5वां प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के हैं। आपको 5 नंबर इससे मिलेंगे। तो 5वां प्रश्न देखिए, नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 जलीय, ऑप्शन 2 मरुस्थलीय, ऑप्शन 3 आरोही और ऑप्शन 4 उपरिरोही। नागफनी का पौधा कैसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मरुस्थलीय। नागफनी जिसको कैक्टस भी बोलते हैं, एक मरुस्थलीय पौधा है जो शुष्क और गर्म वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है। ये अपने तने में पानी जमा करता है और इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो सके। तो नागफनी का पौधा मरुस्थलीय पौधा है। तो इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? इसका आंसर है, ध्वनि की आवृत्ति किसी माध्यम में 1 सेकंड में होने वाले ध्वनि तरंगों के दोलनों की संख्या को कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज HZ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदर्शिता। हाइपरमेट्रोपिया आँख का एक दोष है जिसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये तब होता है जब प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस करती हैं। इसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? आँख का एक दोष है जिसमें क्या होती है, पास की वस्तुएं जो होती है धुंधली दिखाई देती है और जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और ये किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और कौन से जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मधुमेह रोगी अच्छे से पता होगा, डायबिटीज़ जिनको होता है, शुगर। तो आंसर इसका है, मधुमेह रोगी के 4 लक्षण निम्नलिखित है। अगर जिनको मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है,
कौन से लक्षण उनको आते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि इनको कौन सा रोग हुआ है। तो पहला है अत्यधिक प्यास लगना, फिर है बार बार पेशाब आना, 3 है अचानक वजन कम होना, 4 है घाव का धीरे धीरे भरना। ये है मधुमेह रोगी के 4 लक्षण। तो अगला प्रश्न हमारा है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो इसका आंसर देखिए, खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है। उदाहरण के लिए क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक। चलो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो आंसर देखिए इसका, एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। एसिटिलीन का सूत्र क्या है? C2H2। तो आप लोगों के सामने भी है, अच्छे से देख लीजिए। एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र, अच्छे से सारे प्रश्न याद कर लीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रही, दूसरी बार देखिए, कॉपी में लिखिए। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 2 नंबर का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इसका आंसर देखिए, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। पार्श्व परिवर्तन वो घटना है जिसमें समतल दर्पण में किसी वस्तु का बायां भाग, दायां भाग, दायां भाग, बायां भाग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जब आप दर्पण में अपना दायां हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका प्रतिबिंब बायां हाथ उठा रहा है। ठीक है, तो इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो आंसर देखिए इसका, उत्सर्जन वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग है वृक्क मतलब किडनी, फेफड़े, त्वचा, यकृत मतलब लीवर। तो उत्सर्जन अंग तो है कौन से? वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। और उत्सर्जन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर अपने मतलब पचे हुए अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालते हैं। त्वचा, अब त्वचा से देखिए बाहर निकल रहा है क्या? पसीना निकल रहा है। यकृत तो मल वगैरह निकलते हैं। तो इसी तरह से उत्सर्जन अंग है वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। प्रश्न नंबर 14, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो आंसर इसका है, परावर्तन वो घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश परिवर्तन के नियम 2 हैं, एक है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लीजिए आपतन कोण, परावर्तन कोण। प्रश्न नंबर 15, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।
ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जैसे चलना, लिखना और बोलना। ठीक है, ऐच्छिक मतलब इच्छा, ऐच्छिक हमारी इच्छा के अनुसार जो होती है। हमारी इच्छा होती है तभी हम चलते हैं, हमारी इच्छा होती है तभी हम लिखते हैं, हमारी इच्छा होती है तभी हम बोलते हैं। और अनैच्छिक क्रिया क्या है? अनैच्छिक क्रिया वो क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के बिना होती हैं, जैसे दिल धड़कना, सांस लेना और पलक झपकना। तो दिल धड़कना, सांस लेना, पलक झपकना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जिस दिन ये बंद हुआ इंसान बंद हो जाएगा। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 16। शुगर चारकोल क्या है? शुगर चारकोल क्या है? तो आंसर इसका देखिए, शुगर चारकोल एक काला झरझरा पदार्थ है जो चीनी सुक्रोज को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में चीनी से पानी निकल जाता है जिससे कार्बन बचता है। तो शुगर का चारकोल क्या है समझ में आ गया होगा। शुगर चारकोल एक काला झरझरा पदार्थ होता है जो चीनी को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में चीनी से पानी निकाल दिया जाता है जिससे कार्बन बचता है। प्रश्न नंबर 17, लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न। खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहे हैं, आंसर देखिए। खाद्य संरक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को खराब होने से बचाने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उपचारित किया जाता है। खाद्य संरक्षण क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उपचारित किया जाता है। इससे भोजन को सूक्ष्म जीवों के विकास से बचाने, गुणवत्ता, स्वाद और पोषण मूल्य बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, कैनिंग और निर्जलीकरण। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए ज़्यादातर लोग, जो 90% लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो फ्रिज में खाना रखते हैं। सबके यहाँ आज के टाइम में फ्रिज है, सब फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि खाना खराब ना हो। तो खाद्य संरक्षण क्या है? खाद्य संरक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को खराब होने से बचाने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उपचारित किया जाता है। तो आज के लिए आज का प्रश्न हो चुका है, हो गया आज का प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2024 का ये प्रश्न पत्र था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर। तो 2025 का प्रश्न पत्र आपका कैसा होता है वो तो आप ही बताइएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।